टून बेल्स। टोनी, मेरी पत्नी की ठंड से बहुत तबीयत खराब हो रही है। हमारी मदद करो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था मेहनत करके घर बना लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वैसे भी तुम झूठे हो, क्या पता ये भी तुम्हारा कोई झूठ हो। चले जाओ यहाँ से। ये कहानी है सुंदरबन जंगल की, जहाँ अब सर्दी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। सभी पक्षी घर बनाने में लगे थे, मगर जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी मैना ना तो खुद सुखी जीवन जीना चाहते थे और ना ही औरों को जीने देते थे। जितने भी पक्षी अपने घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो उन सब के घर में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते थे, ताकि उन्हें अपना घर दोबारा बनाना पड़े। एक दिन टोनी चिड़िया अपना घर बना रही थी। तभी कालू और उसकी पत्नी ने उसके घर की लकड़ियों को वहाँ से हटा दिया और उसका घर तोड़ दिया। कालू भैया और मैना, तुमने मेरा घर क्यों तोड़ा? जंगल में सर्दियाँ बढ़ रही हैं और तुम खुद का घर तो बना नहीं रहे, बल्कि मेरा घर भी तोड़ दिया। मैं तो अपना घर दोबारा बना लूंगी, पर वक्त रहते तुम भी अपना घर बना लो, वरना सबसे ज्यादा तुम दोनों को ही पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम जब पछताएंगे पछता लेंगे। तुम हमारी इतना चिंता मत करो और दोबारा अपना घर बनाने में जुट जाओ। बड़ी आई हमें नसीहत देने वाली। टोनी चिड़िया अपना घर दोबारा बनाने लग गई। कालू और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ चिड़िया साथ में बैठी बातें कर रही थीं। यार, ये कालू कौवा और उसकी पत्नी तो बहुत ही परेशान करते हैं, हमें चैन से जीने ही नहीं देते। अपना घर तो बना नहीं रहे और हमारे घर को बनने नहीं दे रहे। दोनों बहुत ही ज्यादा शैतान हैं। हाँ हाँ, पर तुम चिंता मत करो, इन्हें तो समय सबक सिखाएगा। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हमारे पास तो छोटा मोटा कैसा भी अपना घर है, इनका तो घर ही नहीं है। ये मरेंगे ठंड से। हाँ, तुम दोनों ने सही कहा। अब हमें खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ठंड हो रही है, फिर ठंड में बाहर उड़ा नहीं जाता। हाँ, कल से हम तीनों दूसरे जंगल में चलेंगे और वहाँ से बहुत सारे फल इकट्ठे करके ले आएंगे। अगले दिन सारे पक्षी दूसरे जंगल जाते हैं और फल इकट्ठा करके ले आते हैं। कालू कौवे को ये बात पता चल जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है, अब हमें खाने का भी इंतजाम करना होगा, ठंड में उड़ा नहीं जाता। अजी, मैं सोच रही हूँ कि मैं चिड़ियों के साथ दोस्ती कर लूँ, फिर आप उनके घर जाकर खाना चुरा चुरा कर ले आना। हाँ, ये तो बढ़िया तरकीब है। हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अगले दिन मैना आपस में सारी चिड़ियों के घर जाती है और उनसे माफी मांगती है। टोनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा घर तोड़ा। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। ओहो, आज मैना को इतनी अकल कैसे आ गई? क्या लालच है तुम्हारा, बताओ? इतनी भोली तो तुम हो नहीं जितनी तुम बन रही हो। बताओ क्या चाहिए? कोई भी लालच नहीं है, मैंने एक बार गलती की है, बस एक बार माफ तो कर सकती हो ना उसे। चलो ठीक है, एक गलती तो माफ हो जाती है, मगर दोबारा माफी नहीं मिलेगी। अगर तुमने हल्की सी भी गलती को अंजाम दिया तो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे जंगल में सर्दियाँ और बढ़ती जा रही थीं। मैना ने सारी चिड़ियाओं को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। वो रोज उनके घर जाकर बातें करने लगती और दूसरी तरफ कालू सबके घर जा जाकर थोड़ा थोड़ा खाना चुरा रहा था। एक दिन लूसी घर पर ही सो रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। कालू चुपके से उसके घर में घुस गया और खाना चुराना शुरू कर दिया। इतने ही उसके हाथों से बर्तन गिर गया और लूसी उठ गई। लूसी ने देखा कालू के हाथ में एक थैला था जिसमें खाना था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और तुम्हारी बीवी अपने गंदे कामों से बाज नहीं आओगे ना? इसलिए ही तुमने हम सब से माफी मांगी थी, ताकि तुम हमारा राशन चुरा सको। तुम्हें जरा सी भी मेहनत ना करनी पड़े और फ्री में खाना मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका खाना गिर गया था, मैंने उठा लिया। ले लो अपना खाना और हमें माफ कर दो, गलती हो गई। लूसी ने ये बात सारी चिड़ियाओं को बता दी और मैना को भी सब अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें माफी भी नहीं मिलती और सब उनसे बात भी नहीं करते। एक दिन काफी ठंड पड़ती है, सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले गए, पर कालू और उसकी पत्नी ठंड में एक पेड़ पर बैठे कांप रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
इससे तो हम भी अपना घर बना लेते। आज इतनी सर्दी में हम कांप रहे हैं और सब पक्षी मजे में अपने घर में हैं। अजीब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब हम क्या करेंगे? ठंड के मारे मैना की तबीयत खराब होने लगी। साथ ही काफी बर्फ पड़ने लगी, जिससे मैना को काफी ठंड लग गई और उसे बहुत तेज बुखार हो गया। कालू फिर सभी पक्षियों के घर मदद के लिए गया, पर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। फिर वो थक कर टोनी चिड़िया के पास गया। टोनी, मेरी पत्नी की ठंड से बहुत तबीयत खराब हो रही है, हमारी मदद करो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था मेहनत करके घर बना लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वैसे भी तुम झूठे हो, क्या पता ये भी तुम्हारा कोई झूठ हो। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा रोने लगा और अपने हाथ जोड़कर टोनी से बोला, आज तक मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत गुनाह किए हैं, पर आज हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। प्लीज हमारी मदद करो। टोनी चिड़िया कालू कौवे के आंसू देखकर पिघल गई और मैना और कालू को अपने घर में शरण दे दी और साथ ही पूरी रात मैना का ध्यान रखा। उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, जिससे मैना का बुखार कम हो गया। अगली सुबह जब मैना उठी तो वो टोनी चिड़िया से बोली, टोनी, तुम बहुत अच्छी हो। आज तक हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तब भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से कालू और उसकी पत्नी सुधर गए। साथ ही मैना और टोनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कालू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने लिए बहुत सुंदर घर बना लिया और साथ ही सब पक्षी भी उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वरना समय हमें अपनी वैल्यू समझा ही देता है। घमंडी मोर और चतुर कौवा। बर्डलैंड जंगल में राजा ईगल के शासनकाल में वहाँ के पंछियों की जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। यहाँ हर पंछी की अपनी एक अहम भूमिका थी, जो इस जंगल की खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। इस जंगल में एक मोर भी था, जो दिखने में खूबसूरत था। उसके पंख सूरज की रोशनी में किन्हीं हीरों की तरह चमकते थे। यही वजह थी कि मोर की खूबसूरती की चर्चा आसपास के जंगलों में भी बहुत हुआ करती थी। जरा उस मोर को तो देखो, कैसे चेहरे पर गुरूर लिए इधर उधर घूम रहा है, जैसे उसे किसी से कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये यही सोचता है कि ये जंगल इसी का है। सही कहा आपने। वैसे तो किसी से कोई बात करता ही नहीं, और जब बोलता है तो बस अपनी तारीफ। मैं तो सुन सुन के बोर हो चुकी हूँ। हाँ, ये बात तो है, लेकिन सभी को उसकी खूबसूरती ही पसंद है। मैं किसी ऐसे पंछी को नहीं जानता जो उसका व्यवहार पसंद करता हो। मोर ने उनकी बातों का अंदाजा लगा लिया था। उसने अपनी छाती को और ज्यादा फुलाया और झील के किनारे जाकर अपने पंखों को संवारने लगा। वाह, जब भी अपने आप को देखूं तो अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील होता है। ये मेरी शान तो देखो, मेरी प्यारी सी गर्दन और मेरे खूबसूरत चमकते पंख। इस पूरे जंगल में ऐसे पंख किसी के भी नहीं हैं। मैं और मेरे पंख सभी पंछियों से बेमिसाल है। सभी पक्षी उसकी बात को सुनकर मुंह बना रहे थे। वहीं एक डाल पर बैठा एक कौवा भी उसकी वाहवाही सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। दिखने में इतना खूबसूरत और बातों से इतना जहरीला, इस मोर को सुधारने के लिए इसे अच्छाई का पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। कौवे के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। शाम होने पर वो मोर के पास पहुंचा। जंगल के सबसे प्यारे, खूबसूरत और महान पंछी सिर्फ आप ही हैं। समझ नहीं आता कि आपकी खूबसूरती में क्या ही बोलूं।
ये सुनकर मोर के चेहरे पर आया गुरूर और ज्यादा बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया काले कौवे। तुम भी यही सोचते होगे ना कि तुम भी काश मेरी तरह खूबसूरत होते। तुम्हारे पंख भी मेरे पंखों जैसे सबसे खूबसूरत होते हैं। हाँ, मैं तो सच में यही सोचता हूँ, लेकिन जंगल के बाकी पक्षी शायद नहीं सोचते, क्योंकि वो ऐसी मेरी तरह आकर तुम्हारी तारीफ नहीं करते ना। हाँ, ये बात तो सही है। हो सकता है वो मुझसे जलते हैं या फिर मुझे जंगल का सबसे खूबसूरत पंछी समझते ही नहीं। अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम उनको साबित करके दिखा दो कि तुम ही जंगल में सबसे खूबसूरत पंछी हो। ये सुनकर मोर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए सवाल किया। वो कैसे भला? तुमने कभी सोचा है कि तुम बादलों के ऊपर उड़ते हुए कितने खूबसूरत लगोगे? बादलों के ऊपर उड़ना, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। रोजाना कई पंछी बादलों के ऊपर उड़ते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं दिखते। लेकिन तुम सोचो, जब तुम इतनी ऊंचाई पर उड़ोगे और उस समय जब सूरज की सुनहरी किरणें तुम्हारे खूबसूरत पंखों पर पड़ेगी तो कितने खूबसूरत दिखोगे। तुम्हारा ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं बादलों के ऊपर उड़ूंगा तो सब समझ जाएंगे कि मैं ही इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। तो ठीक है, कल सुबह की पहली किरण के साथ ही तुम सबको ये कारनामा करके दिखा देना। मैं सबको झील के किनारे जमा कर लूंगा। हाँ, तय रहा। ये सुनकर कौवा मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। अगली सुबह। कालू भैया, आप हम सभी को यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, जरा बताइए क्या खास बात है? तभी मोर सबके सामने आया। आज सभी देखेंगे मेरी खूबसूरती का एक खास नमूना। ये कहकर वो एक टीले पर चढ़ा और अपने पंख फैलाकर टीले से कूदा। उसने पूरी शक्ति के साथ अपने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन उसके भारी पंख उसे ऊपर ले जाने की जगह जमीन पर लेकर आ रहे थे। अरे, ये क्या हो रहा है? उसने पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाया, लेकिन ऊपर जाने की जगह वो धड़ाम से अपने मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। बाज और चील ने अपने पंखों में अपना मुंह छिपाया और हंसने लगे। वहीं टीनू चिड़िया और मैना के मुंह से भी हंसी फूट पड़ी। तोता कौवे को इशारा करके आंख मारते हुए हंसने लगा। तभी ईगल राजा भी वहां आ पहुंचे। क्या चल रहा है? तुम सब इस तरह से क्यों हंस रहे हो? ईगल राजा, मोर ने अपने सबसे खूबसूरत पंखों के साथ उड़ने की कोशिश की और मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। बहुत घमंड था ना अपने ऊपर। अहंकारी को कभी न कभी हार का मुंह देखना ही पड़ता है। लेकिन तुमको उड़ने की क्या सूझी थी मोर? तभी मोर की जगह कौवे ने जवाब दिया। मोर अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही ज्यादा गुरूर में आ गया था। इसका कहना था कि ये जंगल का सबसे खूबसूरत और काबिल पंछी है। इसी वजह से ये किसी से बोलना भी पसंद नहीं करता। जिन पंखों की वजह से ये अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहा था, मैंने बस यही कहा कि इन पंखों के जरिए तुमको बादलों के ऊपर जाकर सबको दिखाना चाहिए और साबित करना चाहिए कि तुम जो भी सोचते हो और करते हो वो सब लाजमी है। उम्मीद है आज इसको समझ आ गया होगा कि ऊपरी सुंदरता से ज्यादा अंदरूनी सुंदरता, अच्छा स्वभाव और काबिलियत ज्यादा मायने रखती है। इस पर मोर ने अपना सर झुकाया और बोला, मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं सोचता था कि मेरी सुंदरता मुझे श्रेष्ठ बनाती है, पर आज मैंने सबको दिखा दिया कि मैं कितना मूर्ख हूँ। इस पर ईगल राजा ने हल्के से मोर के कंधे पर अपने पंख को रखते हुए कहा, असली खूबसूरती खूबसूरत पंखों या रंगों से नहीं, बल्कि दया की भावना, मीठी जुबान और दूसरों के लिए दिल में सम्मान से आती है। इस बात को हमेशा याद रखना। ये सुनकर मोर ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद वो तोते के पास पहुंचा और बोला, मिठू,
तुम डाल पर बैठे हुए कितने प्यारे लगते हो। पता है, तुमको तो शहरों में भी लोग अपने घरों में रखते हैं क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और अच्छा बोलते हो। ये सुनकर तोता हैरानी से बोला, मोर, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम तारीफ के काबिल हो। वाकई तुमसे ये सुनकर बहुत खुशी हुई मोर। वहां से मोर कोयल के पास गया जो डाल पर बैठी गीत गा रही थी। कोयल, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। जब भी तुम्हारा गाना कानों में जाता है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ओ प्यारे मोर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं खास तुम्हारे लिए और अच्छा गाती हूँ। ये कहकर कोयल गाना गाने लगी और मोर उसे सुनने लगा। अब सभी को मोर का स्वभाव अच्छा लगने लगा था। वो सभी से अच्छे से बात करता और सभी पंछी इस बात का श्रेय कौवे को दे रहे थे, क्योंकि उसी की वजह से मोर ने सीखा कि असली सुंदरता अंदर से होती है, बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं। दया और सम्मान सबसे सुंदर गुण है जो आपको खूबसूरत बनाते हैं। और इस तरह बर्डलैंड जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और शांत दिखने लगा।